अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सर्किश की एक और न्यू एपिसोड। इसने मुंह पर हाथ रखते हुए अजीब सी आवाज़ निकाली। बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था जैसे छींक आने की वजह से इसके बालों में शदीद तकलीफ़ हुई थी। इसी लम्हे कमरे से बाहर हाल में किसी कुत्ते के भौंकने की खौफनाक आवाज़ गूंजी और मैंने नौजी के साथ ही नौजवान को बुरी तरह लड़खड़ा कर दरवाजे के सामने ढेर होते देखा। मुझे एक बड़े से स्याह कुत्ते की भी झलक नज़र आई जिसने इस पर छलांग लगाई थी, लेकिन मैंने इस तरफ मज़ीद तवज्जो नहीं दी क्योंकि एक लम्हे के लिए नौजी जैसे खाक आदमी की तवज्जो भी हम पर से हट गई थी। ऐसे ही लम्हे फैसला कन हुआ करते हैं। मैं फौरी तौर पर कालीन पर गिर पड़ा। मेरे और नौजी के दरमियान 8-10 फुट का फासला था। मैंने इस पर छलांग लगाने का खतरा मोल नहीं लिया था। इसकी तवज्जो गालिबन सिर्फ एक लम्हे के लिए हटती थी। मेरे छलांग लगाने तक वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए फायर कर सकता था। मेरा इरादा था कि मैं गिर कर लड़कते हुए और इसके मुतवक्का फायर से बचते हुए इसकी टांगों से टकरा कर इसे गिरा दूँ और इसे काबू में करने की कोशिश करूँगा। मगर इसी एक लम्हे की मोहलत से मुझसे ज़्यादा रहीम गुल ने फ़ायदा उठाया। इसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से गाँव तकिए के नीचे गया। मुझे भी नहीं मालूम था कि इसका रिवाल्वर गाँव तकिए के नीचे था। तकरीबन एक साथ कमरे में और बाहर हाल में फ़ायर की आवाज़ गूंजी। बाहर तो पे दर पे 3 फायर हुए, लेकिन अंदर कमरे में एक ही फायर हुआ और मैं गो के एक लम्हे में लड़क कर वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ नौजी खड़ा था, लेकिन नौजी वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने लड़कते वक्त कमरे से एक बगोला सा बाहर जाते तो देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था कि वह नौजी हो सकता था। दूसरे ही लम्हे मेरा हाथ धात की किसी चीज़ से टकराया और मुझे मालूम हो गया कि नौजी क्यों बगोले की तरह फ़रार हुआ था। वो इसका माउज़र था जो कालीन पर पड़ा था। फिर चौकट पर मुझे खून का बड़ा सा धब्बा भी नजर आ गया। अहम गुल की चलाई हुई गोली गालिबन नौजी के हाथ पर या बाजू पर लगी थी। माउज़र इसके हाथ से गिर गया था। वो भी यकीनन पलक झपकने में फ़ैसला करने वाला आदमी था। एक साने में से अंदाज़ा हो गया था कि बाजी पलट चुकी थी। इसने कमरे में रहकर ख़तरा मोल नहीं लिया, हत्ता कि झुक कर माउज़र भी उठाने की कोशिश नहीं की। खुले दरवाजे से अब इसका साथी भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हाल से बड़ी खौफनाक राहट और खरखराहट की सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में उड़ते उड़ते बेड की तरफ देखा। रहीम गुल बेड पर नहीं था। वो खुद को बेड से नीचे गिरा चुका था और इसी की आड़ ले चुका था। इसका रिवाल्वर बेड की ओट में झांक रहा था। मुझे ये तशवीश भी महसूस हुई कि बेड से गिरने में इससे कहीं अपने ज़ख्मी बाजू को मज़ीद नुकसान तो नहीं पहुँचा लिया था। कुछ देर पहले तो इस पर टाँके लगे थे। फिलहाल इसकी तस्दीक का मौका नहीं था। मैंने उठते उठते नौजी का मौज़र उठा लिया था। मैं दीवार की आड़ में रहते हुए घुटनों के बल नहायत मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे से झांकने पर मुझे एक अजीब ही मंजर दिखाई दिया। नौजी का साथी हाल के फ़र्श पर चारों खाने चिपट पड़ा था, लेकिन इसके जिस्म को गोया नज़ह के आलम में झटके लग रहे थे। इसके सीने पर स्याह रंग का एक जसीम कुत्ता सवार था। इसे भी कुछ झटके से लग रहे थे, लेकिन नौजवान की गर्दन बहरहाल इसके जबड़ों में थी। मैं जहाँ था वहाँ से नौजवान की गर्दन सही तौर पर नहीं देख सकता था। हाल का मंजर बहरहाल यही बता रहा था कि अब वहाँ हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं था। नौजी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसके बावजूद मैं एहतियातन चंद लम्हे दीवार की ओट में कमरे में ही रहा और नौजी इस अपार्टमेंट के किसी दूसरे कमरे या किचन में छुप गया हो और इसके पास कोई और हथियार मौजूद हो। इसी दौरान रहीम गुल भी उठकर मेरे करीब आ गया। अपने ज़ख्मी बाजू को कुछ इस तरह मोड़े हुए था जैसे अमूमन लोग प्लस्तर चढ़वाने के बाद झूले में लटकाए रखते हैं। तुम ठीक तो हो? मैंने सरगोशी में पूछा। तुमने इस ज़ख्मी बाजू को मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने बाजू को बचाते हुए कार्रवाई दिखाने में कामयाब हो गया हूँ, मुबारक हो। मैंने कहा। वो भी मेरे करीब आकर एक घुटने के बल झुक कर हाल में झांकने लगा। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। एक लम्हे के लिए तो यूँ लगा जैसे इसे कोई खुशी मिली थी, मगर दूसरे लम्हे गोया किसी ने इसमें खंजर घोंप दिया। गोया सब कुछ भूल गया। इसे किसी खतरे की परवाह न थी और इसने अपने सही बाजू की कोहनी से मुझे धोखा दिया। वो मुझे बाहर की तरफ इशारा कर रहा था। मैं माउज़र संभाले घुटनों ही के बल कमरे से निकला। किसी दरवाजे की तरफ से गोली नहीं आई, कोई धमाका नहीं हुआ। कुत्ता और नौजवान दोनों ही जिस्मों को नज़ाके से आलम में झटके लगना बंद हो चुके थे। नौजवान भी साकत पड़ा था और कुत्ता भी। इसके सीने पर ढीले ढाले अंदाज में सवार था, लेकिन इसकी टांगें फर्श पर फिसल आई थी। करीब पहुंचकर मेरी समझ में आया कि माजरा क्या था। जसीम और स्याह खौफनाक बुलडॉग ने किसी तरफ से अचानक ही निकलकर नौजवान पर छलांग लगाई थी और इसकी गर्दन दबोच ली थी। नौजवान ने बुखलाहट में 3 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 2 कुत्ते के जिस्म से गुजर गई थी, लेकिन इसने गर्दन नहीं छोड़ी थी और मरते मरते भी आदमी से ज़्यादा गर्दन चबा डाली थी। अब गर्दन इसके खौफनाक और खून आलूद जबड़े से निकल चुकी थी, लेकिन कई फटी और नरखीरा एक भयानक मंजर पेश कर रहा था। गर्दन से अभी तक खून बह रहा था और कुत्ते के जिस्म से भी खून बहना बंद नहीं हुआ था, बल्कि वो दोनों बहरहाल मर चुके थे। मैं और रहीम गुल चंद लम्हे साकत खड़े इन्हें देखते रहे, हत्ता कि इनके जिस्म से खून बहना बंद हो गया। इनके आसपास खून का एक जोहर सा बन गया था। कुत्ते और इंसान का खून एक दूसरे में गिडमिट हो गया था। रहीम गुल तासुब लहजे में बोला, ये कुत्ता इस किस्म के इंसानों से बेहतर था। मुझे इसकी मौत का हमेशा अफसोस रहेगा। क्या ये तुम्हारा कुत्ता था? मैंने हैरत से पूछा। ज़ाहिर है किसी और का कुत्ता तो इस तरह आकर बीच में नहीं कूद सकता था। ये अचानक कहाँ से आन टपका? मैंने पूछा।
इसने छोटे से खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया और वो इसका कमरा था। ये नहायत कीमती और तरबियत याफ्ता कुत्ता था। इस किस्म की सूरत हाल में काम आने के लिए रखा गया था। मालूम नहीं क्यों मेरे जहन में ये तस्वुर मुजद नहीं था कि रहीम गुल के घर में कोई कुत्ता भी हो सकता था। हालांकि ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं थी। वैसे भी मैंने इसका अपार्टमेंट सही तौर पर देखा हुआ भी नहीं था। मैंने कदरे बेयकीनी से पूछा, इतनी देर तक ये छुपा ही रहा था? मैंने कहा ना कि ये एक नहायत आला तरबियत याफ्ता कुत्ता था। इस किस्म के मामलात में तकरीबन इंसान जितना ही समझदार था और इंसानों ही की तरह इससे भी अंदाजे की कोई गलती नहीं थी। शायद ये भी अभी मरता और आइंदा भी ज़िंदगी में न जाने कौन कौन से नाजुक मौक़े पर काम आता। ताकत में ये तकरीबन शेर का मुकाबला करता है। इसका लहजा बता रहा था कि इसे अपने कुत्ते की मौत का वाकई बहुत ज़्यादा दुख है। तुमने गालिबन ज़बरदस्ती छींक मारने के साथ कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल कर इसे सिग्नल दिया था। मैंने तस्दीक चाही। हाँ, लेकिन काश मैंने सिग्नल ना दिया होता। शायद वो मौका ना पाता। मुनासिब मौके के लिए मुझे कुछ देर और इंतज़ार कर लेना चाहिए था। अब नौजी को मज़ीद बातों में लगाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने कहा, अगर ये कुत्ता अपनी जान पर खेल कर मुदाखलत ना करता तो हमारे लिए इनसे निपटना बहुत मुश्किल होता। नौजी नहायत शातिर और छटा हुआ बदमाश लगता है। हम जैसे लोगों के लिए भी इसे काबू में करना कुछ आसान मालूम नहीं होता। ये दूसरा मौका था कि वो मुझसे टकराने के बाद भी निकल भागने में कामयाब हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। नौजी के निकल भागने के बाद भी हमने अज़ार एहतियात कुछ देर इसका ताक़ुब करने की कोशिश नहीं की थी। इतना वक्त इसके गायब होने के लिए काफ़ी था। अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा बंद था। रहीम गुल ने मुझे इसकी तरफ देखते पाया तो गोया मेरी गलत फहमी दूर करते हुए बोला, वो इधर से नहीं भागा है। इसने किचन के खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। फ़र्श पर खून की चंद बूंदें नज़र आ रही थी जो किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रहीम गुल बोला, वो किचन के अकबी दरवाजे से एमरजेंसी सीढ़ियों के रास्ते भागा है। ऐसा मालूम होता है कि वो मेरे अपार्टमेंट के नक्शे से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। तुमने बाजू ज़ख्मी होने के बावजूद ख़ुद को बचाते हुए पलक झपकते में इसके मौजर वाले हाथ को निशाना बनाकर बिलाशुबा महारत का एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने इसे दाद दी। मैं चाहूँ तो खामोश रहकर ये दाद तहसीन समेट सकता हूँ, लेकिन अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। मेरी समाज पर तो वो अल्फाज भी बोझ बन जाते हैं जिनका मैं मुस्तहिक नहीं होता। वो गहरी संजीदगी से बोला, क्या मतलब? मैंने इसके हाथ पर गोली नहीं मारी थी। मैंने तो अपनी दानश में इसके पेट में गोली मारी थी। ये महज एक अजीब और गरीब इत्तेफाक है कि गोली इसके हाथ पर लगी और मौजर इसके हाथ से गिर गया, वरना मुझे तो मौजर से ज़्यादा नौजी को गिराने की फ़िक्र थी। इसने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। खैर, कुदरत ने जो किया बेहतर किया। अगर गोली इसके पेट में लगती तब भी शायद वो गिरते गिरते हम पर चंद फायर तो कर ही देता। मैंने ख्याल जाहिर किया, लेकिन फ़रार तो ना होता। रहीम गुल ने ठंडी सांस ली। अगर हम सब बैक वक्त ही मर जाते तो ये कोई खूबसूरत सिचुएशन ना होती। मैंने कहा, बहरहाल अब तो मोबाइल पुलिस को नौजी के बारे में इतला दे दो कि देखो शायद वो कहीं किसी के हत्थे चढ़ ही जाए। ये उम्मीद मत रखो, वह मायूसी से बोला, नौजी जैसा आदमी फ़रार होते हुए भी हमारी गश्ती पुलिस के हत्थे चढ़ जाए, ये कुछ शेख चिल्लियाना सी सोच है। महज रस्मी कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा? इसने मेरे मशवरे को अहमियत नहीं दी, ताहम अपने थाने फ़ोन करके बाकी कार्रवाइयों के लिए आदमी तलब करने लगा। एक बार फिर मुझे इसके साथ काफ़ी देर तक रहना पड़ा, हत्ता कि इसके हाथ से इंसान और कुत्ते की लाश उठा ली गई थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई ख़त्म हो गई। रस्मन मेरा बयान वगैरह भी हो गया। तब मैंने इससे इजाज़त चाही। इसने दरवाजे पर 2 पुलिस वाले बिठा लिए थे। अगर नौजी लौट आया तो क्या तुम्हारे ये पुलिस वाले इसे रोक लेंगे? मैंने इससे पूछा। उम्मीद तो है, वो ठंडी सांस लेकर बोला, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। काश मेरा बाजू ज़ख्मी ना होता। मुझे यूँ लगता है कि तुम्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में काफ़ी मार खानी पड़ती है। तुम जैसे दयानतदार और मुखलिस पुलिस ऑफिसर का यह हशर होते देखना खासी इबरतनाक लगता है। मैंने कहा ना, मुझे याद है एक मरतबा दरताज नगर के करीब भी मैंने इसे जौहर से करीबुल मर्ग हालत में निकाला था। डाकुओं ने इस वक्त इसका यह हशर किया था। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वो मुस्कुराया। पुलिस की नौकरी कबूल करते वक्त इन बातों के लिए तो तैयार रहना चाहिए। यहाँ मार खा लूँगा तो शायद ऊपर वाले की मार से बच जाऊँ। इसने आसमान की तरफ इशारा किया। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो बोला, अजीब बात यह है कि मेरा हशर ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन अंजाम कार मुझे ही कामयाबी हासिल होती है। जराइम पेशा लोग ख्वाह टोले की शक्ल में हों, मुझ अकेले से दिल ही दिल में डरते हैं और आखिरकार वो मेरे हाथों मरते हैं, पकड़े जाते हैं या किसी और तरह ऐसे अंजाम को पहुँचते हैं जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे कोई गैबी ताकत मेरी मदद करती है। यकीनन करती होगी। मसला यही है कि लोगों का इस गैबी ताकत पर से ईमान उठ गया है। मैंने कहा ना, और इसके अपार्टमेंट से निकल आया। लेकिन लिफ्ट के ज़रिए नीचे आते वक्त भी मैं इसके बारे में सोच रहा था। अगर इसके महकमे में आधे लोग भी इस जैसे होते तो शायद हमारी सोसाइटी का हुलिया इस बुरी तरह ना बिगड़ता होता। होटल पहुंचकर मैंने शावर लिया और खाना खाते ही सो गया। दूसरे रोज़ मैं दिन चढ़े सोकर उठा। तैयार होने के बाद मैंने कमरे ही में नाश्ता तलब किया। मेरे जहन में ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त कलबला रही थी जिन्हें मैं फ़ोन करना चाहता था। हर एक से कोई ना कोई ज़रूरी बात करना थी। इसके अलावा मैं अंबर नामी इस लड़की के साथ भी बात करना चाहता था जिसे मैंने अपने होटल में पनाह दी थी। मैं इसे यह खबर सुनाना चाहता था कि इसका और इसके मकतूल मंगेतर का पुरअसरार बॉस जो हीरों की फ़रोख्त में इन्हें इस्तेमाल करता था, न सिर्फ बेनकाब हो चुका बल्कि अपने अंजाम पर भी पहुँच चुका है। इसका नाम मुश्ताक मुदस्सिर था। मैं सुबह के अखबारात देख चुका था। अभी मुश्ताक के कत्ल की खबर अखबारात में नहीं आई थी।
मैं इन सब के बारे में सोच तो रहा था, लेकिन मेरे जहन के किसी तारीख गोशे में दर हकीकत कोई और ही बात चुभ रही थी। एक अजीब खालिश थी, लेकिन इसकी नौयत समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी पीते वक्त मुझे अचानक ही मालूम हो गया कि वो क्या ख्याल था जो मबहूम और गैर वाज़ेह अंदाज में मेरे जहन के किसी गोशे में दहक रहा था। दरअसल मुझे एहसास हो रहा था कि नौज़ी सेठ कासिम बिजली का ख़ास आदमी था। कासिम बिजली के जजीरे पर भी इसके पाए जाने का इम्कान हो सकता था। जजीरे पर शफी शाह मौजूद था। मुझे एहतियातन उसे नौज़ी का हुलिया वगैरह बताकर हदायत कर देनी चाहिए थी कि अगर ऐसा कोई शख्स नज़र आए तो इसे फ़ौरन काबू में करने की कोशिश करे। ये ख्याल जो ही जहन में वाज़ह हुआ, मैंने काफ़ी पीते पीते मोबाइल फ़ोन उठाया और शफी शाह से रब्ता किया। पहले मैंने इससे जजीरे के ताज़ा तरीन हालात के बारे में पूछा। इसने बताया कासिम बिजली के बेटे बैरून मुल्क से वापस आ चुके हैं और जजीरे पर ही अपने महल नुमा घर में थे। बहुत से लोगों ने इनसे घर पर मुलाकात की थी, ताहम इनकी कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। दूसरे दो इदारों के आदमी भी इस घर पर नज़र रखे हुए थे। शफी शाह और मेरे दूसरे आदमी कभी ट्रॉलर पर चले जाते थे और कभी जजीरे पर आ जाते थे। वो गिरदो पेश पर नज़र रखते हुए वक्त गुजार रहे थे, लेकिन कोई ख़ास बात इनके इल्म में नहीं आ सकी थी। मुझे इतनी जल्दी कोई काम की बात मालूम होते तवक्का भी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा तुम 2-4 दिन और वहाँ गुजार लो। अगर इस दौरान भी डॉक्टर बर्नार्ड की कहीं कोई झलक दिखाई न दे और ना कोई काम की बात मालूम हो तो तुम लोग वापस आ जाना। वहाँ सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर किस्मत में हुआ तो शायद कहीं डॉक्टर बर्नार्ड से सामना हो जाएगा, वरना मुझे राहिला की ब्लैक एंड वाइट सूरत पर सब्र करना पड़ेगा। आप जब कहेंगे मैं वापस आ जाऊँगा सर, शफी शाह बोला। लेकिन इस वक्त मैं एक और काम के सिलसिले में तुम्हें फ़ोन किया है। मैंने कहा ना। नौज़ी का हुलिया खासी तफसील से दोहराया। ये कासिम बिजली के ख़ास आदमियों में से एक है। वो एक ख़तरनाक बदमाश और दहशतगर्द है। 2 मरतबा मुझसे टकरा कर बचकर निकला। मैंने सोचा एहतियातन तुम्हें मुत्तला कर दूँ। अगर ये जजीरे पर कहीं नज़र आए तो काबू में करने की कोशिश करना। हाथ से निकलता नज़र आए तो गोली भी मार सकते हो। ताम इसके सामने बहुत मोहतात रहना। ज़रा सी गलती खुद तुम्हारे लिए भी महलिक साबित हो सकती है। फ़िलहाल शायद इसका दायां हाथ ज़ख्मी है, इसलिए मुमकिन है कुछ कम ख़तरनाक साबित हो। दूसरी तरफ से शफी शाह कुछ ना बोला। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए हो? क्या ये नाम तुम्हें कुछ शनासा लग रहा है? जी नहीं, वो गया कुछ चौंकते हुए बोला। मैं तो किस्मत के सितम ज़रीफ़े पर गौर कर रहा हूँ। काश आप मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन किया होता। क्यों? आधा घंटा पहले क्या था? मैंने ज़रा चौंकते हुए पूछा। आधा घंटा पहले ये शख्स मेरे सामने बैठा नाश्ता कर रहा था। इसके दाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बाएं हाथ से खा रहा था, शायद इसलिए भी मुझे याद रह गया। वो ताज्जुब से बोला, तुम्हारे सामने? मैं चौंका। सर, यहाँ जजीरे पर जुम्मा खान का होटल है। ये 3-4 मंजिला मकान है, जिसके ऊपर के कमरे होटल की तरह किराए पर उठाए जाते हैं और पूरे ग्राउंड फ्लोर पर अवामी अंदाज का रेस्टोरेंट भी है। बड़ी मशहूर जगह है। हाँ, मैंने बाज़ार से गुजरते वक्त ये होटल देखा था, मुझे याद है। आज सुबह नाश्ता हम वहाँ कर रहे थे। ये शख्स ऐन मेरे सामने वाली बेंच पर बैठा था, शफी शाह ने बताया। फिर कहाँ गया? मैंने बेताबी से पूछा। कासिम बिजली के मकान में तो नहीं गया? नहीं सर, कासिम बिजली का मकान तो इस होटल से भी नज़र आता है। मैंने इसे उधर जाते नहीं देखा। वो एक पुरानी सी जीप में था, इसमें बैठकर दूसरी तरफ गया था। मेरी नज़र में वो शख्स खटका था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो कोई बदमाश था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो हमें भी मतलूब हो सकता है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। ओहो, इस इतला से मुझे वाकई अफसोस हुआ था। ये शख्स भी किस्मत का धनी मालूम होता है। अब तो मालूम नहीं कहाँ पहुँच चुका होगा। जजीरे से शहर आने के लिए खुशकी तो एक ही रास्ता है। तुमने इस पर अपना कोई आदमी भेज रखा है या नहीं? जी हाँ, हमारा एक आदमी शुरू से ही इस सड़क की निगरानी कर रहा है, शफी शाह ने जवाब दिया। इसे फ़ौरन मोबाइल पर नौज़ी का हुलिया बताकर ख़बरदार करो कि यह शख्स अगर इस रास्ते से आता जाता नजर आए तो इसे घेरना है। मैंने तेज़ी से कहा। फिर पूछा, तुम खुद इस वक्त कहाँ हो? मैं ट्रॉलर पर वापस पहुँच चुका हूँ। हम लोग ट्रॉलर को इधर उधर टहला रहे हैं, शफी शाह ने जवाब दिया। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। कैप्टन के अलावा 4 है। तुम सिर्फ कैप्टन को अपने साथ रखो और बाकी 4 को किसी खास हिकमत अमली के साथ जजीरे पर फैला दो। अगर ये शख्स अभी तक जजीरे पर ही मौजूद हुआ तो शायद इसे तलाश करना ज़्यादा मुश्किल ना हो। जजीरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने कहा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन काफ़ी गुंजान आबाद है और यहाँ एक आध तो क्या 10-20 अफराद के बैक वक्त गायब होने के लिए भी काफ़ी साजगार माहौल मौजूद है, शफी शाह बोला। बहरहाल इस शख्स से तुम्हारा सामना हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी। किस्मत आजमाई करके देख लेते हैं, शायद मिल ही जाए। इस होटल का जायज़ा लेने और थोड़ी बहुत पूछ-गुछ करने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ। आप इसे बहुत अहमियत दे रहे हैं सर, क्या ये वाकई इतना अहम है? शफी शाह ने मोहतात लहजे में दरियाफ्त किया। हो भी सकता है, मैंने कहा ना। फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ इसलिए अहम लग रहा है कि 3 मरतबा मुझे एक दयानतदार पुलिस ऑफिसर को जख्म पहुंचाकर साफ बचकर निकल गया है और इससे पहले भी 50 संगीन जराइम, कत्ल और खूनरेज़ी का मुर्तकब होने के बावजूद दनाता फिर रहा है। ठीक है सर, मैं इसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ। जुम्मा खान के होटल अगर आप खुद आ रहे हैं तो एक बात और आपको बता दूँ, इस अवामी रेस्टोरेंट में सामली से एक औरत चोली और लहंगा पहने इधर उधर फिरती रहती है। कभी किचन में चली जाती है, कभी काउंटर वाले के पास भी जा बैठती है और अगर कोई वेटर इधर उधर हो जाए तो ग्राहकों की मेज़ पर खाना पानी वगैरह भी ला कर रख देती है। मुझे मालूम नहीं वो औरत कौन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके और नौजी के दरमियान कोई शनासाई मौजूद है। इनके दरमियानी आंखों में कुछ इशारे हुए थे। ये तो अच्छी बात बताई तुमने, मैंने उठते हुए कहा। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम भी हरकत में आ जाओ।
चंद लम्हे बाद मैं जजीरे की तरफ रवाना हो चुका था। जजीरे की हदूद जहाँ से शुरू होती है वहाँ सड़क अंग्रेज़ी के हरूफ यू की शक्ल में खम खाती थी। इस मोड़ पर एक आराशी गेट सा बना हुआ था और सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी। ये एक बारौनक सी जगह थी। यहाँ फूलों की सी एक दुकान पर मुझे अपना आदमी खड़ा नजर आया। वो तमाम सवारियों और आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए था। इसने मुझे भी देख लिया था, बज़ाहिर अनजान ही बना रहा। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि इस रास्ते की निगरानी हो रही थी। इस सड़क पर ट्रैफिक में गदा गाड़ियाँ भी शामिल थीं। मैं सुस्त रफ्तार ट्रैफिक में शामिल होकर जुम्मा खान के होटल जा पहुँचा। वैसे तो मैं इस होटल के सामने से पहले भी गुजर चुका था, लेकिन तवज्जो नहीं दी थी। अब मैंने एक नए जाविया नज़र से इसका जायज़ा लिया। शायद ये जजीरे की सबसे बारौनक जगह थी। ग्राउंड फ्लोर पर फैला हुआ अवामी सा रेस्टोरेंट यकीनन काफ़ी चलता था। चूल्हों पर बड़े बड़े देगचों का कतार नज़र आ रही थी। इस असल इमारत के सामने भी इन्होंने काफ़ी रकबा घेरा हुआ था। यहाँ से साहिर भी नज़र आता था। पहले मैं रेस्टोरेंट का जायज़ा लेते हुए वहाँ से गुजरता चला गया। मुझे इस औरत की झलक भी नज़र आई जिसका शफीशा ने जिक्र किया था। वो बड़ा सा एक देगचा उठाए मुझे रेस्टोरेंट के अकबी हिस्से में एक तरफ को जाती नज़र आई। मैंने साहिल का और कासिम बिजली के घर का एक चक्कर लगाया और अपना ट्रॉलर भी मुझे समंदर में टहलता नजर आया। एन मुमकिन था कि शफीशा इसके किसी हिस्से से दूरबीन से मुझे भी देख रहा हो। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ और लोग भी मुख्तलिफ मकामात से बज़ाहिर गैर महसूस से अंदाज में इस महल नुमा मकान की निगरानी कर रहे थे। मैं वापस जुम्मा खां के होटल आ गया और गाड़ी एक तरफ खड़ी करके अंदर एक कोने में छोटी सी गंदी मेज़ पर जा बैठा। एक पैरे ने कंधे पर से नहायत गंदा कपड़ा उतार कर मुस्तैदी से मेज़ साफ़ की। कम अज़ कम अपनी दानस में तो इसने साफ़ ही की थी, लेकिन तिब्बी असूलों के मुताबिक शायद मज़ीद गंदी कर दी थी, क्योंकि वो कपड़ा इस कपड़े से भी ज़्यादा गंदा था जिससे निचले दर्जे के घरों में पोंछा दिया जाता है। फिर इसने ठक से मेरे सामने एल्युमिनियम का जग और गिलास लाकर रख दिया। जग से पानी छलक पड़ा। क्या खाएगा साहब? इसने एक अदाए ख़ास से गर्दन तिरछी करके पूछा। मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं थी, लेकिन अपनी वहाँ मौजूदगी को बाजवाज़ बनाने के लिए मुझे नाश्ते का आर्डर देना पड़ा, क्योंकि नाश्ते का वक्त गुजर चुका था। जल्द ही मुझे वो औरत भी नज़र आ गई जिसके कुछ देर पहले मैंने सिर्फ झलक देखी थी। अब वो छोटा सा एक कनस्तर उठाए एक पिछली कोठरी से निकलकर काउंटर की तरफ जा रही थी। इसे करीब से देखकर मुझे कदरे हैरत हुई। वो तो अच्छी खासी छेल छवेली सी औरत थी। इसकी उम्र 40 से कम नहीं थी, लेकिन खद्दोखाल में अब भी कुछ कशिश थी। वो शायद जवानी में ना रही हो। वो बहुत मामूली से हुलिये में थी और मामूली से काम अंजाम दे रही थी, लेकिन मामूली औरत मालूम नहीं होती थी। इसकी चाल ढाल और हरकत व सकनात काबिल दीद थी। हमारी फिल्मों में बाज़ नामालूम कबीलों की लड़कियों को कुछ इस तरह के होलियों में दिखाया जाता है। इसके पैरों में चांदी की पाजेब भी थी जिसकी छन छन में एक ख़ास रिदम था। इसकी चाल के साथ ये धुन हम आहंग थी। शायद इस ज़ीरो बम के ज़रिए वो वहाँ मौजूद लोगों के दिल अत्थल पत्थल करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। शायद वो वहाँ के माहौल का एक हिस्सा थी और रेस्टोरेंट में मुस्तकिल आने जाने वाले इसकी मौजूदगी के आदी हो चुके थे। शायद वो किसी ख़ास ही मौका पर किसी ख़ास ही वजह से इसकी तरफ मुतवज्जा होते थे, लेकिन वो औरत मुझ पर नज़र पड़ते ही मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो चुकी थी। शायद इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं वहाँ के माहौल में अलग ही नज़र आ रहा था। मैं जल्दी में कोई ऐसा बंदोबस्त करके नहीं आ सका था कि इस माहौल में घुल मिल सकता। मुझे इसमें कोई वक्त दिक्कत पेश नहीं आती थी, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त मैं नफीस सूट में था, टाई भी लगा रखी थी और सेठ रमज़ान की पुरानी गाड़ी में भी छोड़ी थी। मैंने इस वक्त अपनी मर्सिडीज़ में आया था। औरत मीठी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इसके अंदाज से मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं था कि वो किस कबील की औरत है। इसका मतलब था कि नौजी से इसकी पहले से शनासाई होना ज़रूरी नहीं था। शफीशा ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि इस नौजी और इस औरत के दरमियान आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई थी। ऐन मुमकिन था कि यहीं पहली बार आंखें चार होने पर ही इनके दरमियान आंखों आंखों में बात शुरू हुई हो। औरत काउंटर पर जा बैठी थी। काउंटर के अकब में घनी मूँछों वाला एक नौजवान मौजूद था। इसके सर पर स्याह पगड़ी थी। वो काउंटर संभाले हुए था। वो औरत की तरफ कतर मुतवज्जा नहीं था। मैं सोच रहा था किसी बहाने औरत के करीब जाऊं और इसको किस अंदाज में इस बात से शुरू करूं कि वो मुझे नौजी का दुश्मन नहीं दोस्त समझे और मुझे इसके बारे में कोई काम की बात बता दे। मेरी मुश्किल औरत ने ही हल कर दी। मुझे कोई बहाना तलाशना नहीं पड़ा। कुछ देर बाद औरत गोया दिल ही दिल में किसी फैसले पर पहुँच गई और उठकर खुद ही मेरे मेज़ की तरफ आने लगी। मैं बज़ाहिर अनजान बना सर झुकाए महज दिखावे के लिए आहिस्तगी से पराठा और आमलेट वगैरह चबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एहसास था कि वो एक अदाए ख़ास से पाजेब छनकाती मेरी तरफ बढ़ रही थी। जब वो मेरी मेज़ के ऐन करीब आ पहुंची तो मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए सर उठाया। इसके सामने चेहरे पर बदस्तूर मुस्कुराहट खेल रही थी और इसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में नशीलापन सा था। इसके खाना बदोशों जैसे और कदरे मैले कपड़ों से किसी पुराने किस्म के अदर की खुशबू आ रही थी। चंदा में वो कती खामोशी से मेरी आंखों में आंखें डाले मुस्कुरा रही। मैंने कुछ यूँ जाहिर करने की कोशिश की जैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा था इससे क्या कहूँ। मैं गोया नाश्ता करना भी भूल गया था। क्या बैठने को भी नहीं कहोगे? वो साफ़ सुथरी उर्दू में नहायत मुहज़्ज़बाना लहजे में बोली, जिस पर मुझे हैरत का खफीफ सा झटका लगा। क्यों नहीं? मैंने जल्दी से सामने वाली छोटी सी बेंच की तरफ इशारा किया। लगता है पहली बार इस जजीरे पर आए हो। वो लहंगा संभाल कर सामने बैठते हुए बोली। मखमूर आंखों से बदस्तूर मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। नहीं, जजीरे पर तो कई बार आ चुका हूँ, इस होटल में पहली बार आया हूँ। मैंने गोया संभलते हुए जवाब दिया। छोड़िए साहब। वो बड़ी अदा से हाथ छटकते हुए बोली,
तो हमसे ही ना मिले तो इस जजीरे पर आना ना आना बराबर ही हुआ ना। हाँ ये बात तो है। अब मैंने भी असर-ए-नौ गहरी नज़र से इसका जायज़ा लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नौजवानी में वो यकीनन एक सामले क़यामत रही होगी। इसने चोली की जेब में हाथ डालकर कागज़ में लिपटे हुए 2 पान निकाले। एक इसने ख़ुद गले में दबा लिया, दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम जैसी खातून के हाथ से कोई चीज़ मिले तो इनकार करना बड़ी ही बदतमीज़ी लगती है, लेकिन मजबूरन इनकार कर रहा हूँ। पान मुझसे कोशिश के बावजूद नहीं खाया जाता। किसी ज़माने में हमसे भी नहीं खाया जाता था। जब खाने के लगे तो फिर छुड़ाया नहीं छोड़ता। फिर ज़रा तवक्कुफ़ से वो बोली, हमसे दोस्ती हो गई तो खाने लगोगे। मैंने नाश्ता छोड़कर ज़रा मेज़ पर झुकते हुए कहा, तुम्हें क्या फ़िल्मों में काम करने का शौक़ है? वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बोली, तुम क्या फ़िल्म डायरेक्टर हो? इसके लहजे में ये तो पता चलता था कि उर्दू इसकी मादरी ज़ुबान नहीं थी, लेकिन अंदाज़े गुफ्तगू से वो चिट्टी अनपढ़ या अजड़ गंवार नहीं लगती थी। इस पर मुझे दिल ही दिल में एक खुशगवार सी हैरत महसूस हुई थी। मैं फ़िल्म डायरेक्टर तो नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुमसे दोस्ती होगी तो शायद तुम्हारी खातिर बन जाऊँ। इस बात पर खुश होने की बजाय वो कुछ संजीदा हो गई और ठंडी सांस लेकर बोली, चिकनी चपड़ी बातें करना तो कोई तुम मर्दों से सीखे, यहाँ भी वही औरतों और मर्दों की बहस। मैंने इससे भी ज़्यादा ठंडी सांस लेकर कहा, शहरों में तो ये बहस छिड़ती रहती है कि औरतें यूँ हैं और मर्द यूँ हैं। मेरा ख्याल था ऐसी जगहों पर ऐसी बातें नहीं होती होंगी। मैंने गिरदोपेश की तरफ इशारा किया। औरत और मर्द जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ ऐसी बातें तो होंगी। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, बहरहाल अगर तुम 20 साल पहले मेरी खातिर फिल्म डायरेक्टर बनने की बात करते तो मैं यकीन कर लेती, मगर मुझे मालूम है अब देर हो चुकी है और अब मैं पहले जैसी भूली भी नहीं रही। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया मैंने इस दुनिया में। मेरी बदकिस्मती यही है कि मैंने अफसोस से कहा, जब भी किसी अच्छी शख्सियत से मुलाकात होती है तो दुनिया में बहुत कुछ देख चुकी होती है। इसकी मासूमियत रुखसत हो चुकी थी और मासूमियत के साथ इंसान की छोटी छोटी खुशियाँ रुखसत हो जाती हैं। चालाक हो जाना बड़े अफसोस का मकाम है। चालाकी इंसान को बड़े दुख पहुँचाती है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, वो सर हिलाते हुए बोली, चालाकी वाकई इंसान को बड़े दुख पहुँचाती है। मासूमियत में बड़ी राहत है। अब तुम भी चालाकी छोड़ो और ये बताओ यहाँ किस चक्कर में आए हो? मुझे इतनी जल्दी से इस किस्म के सवाल की तवक्का नहीं थी। मैंने कदरे हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम्हें क्यों कर ये ख्याल आया कि मैं किसी चक्कर में यहाँ आया हूँ? तुम्हारी रिहाइश इस जजीरे पर नहीं है। जिनकी रिहाइश इस जजीरे पर नहीं होती, जो एक नज़र देखने में ऊंचे तबके के लोग नज़र आते हैं, वो आमतौर पर किसी न किसी चक्कर में यहाँ आते हैं। बैठे बैठाए भला किसी दौलतमंद आदमी को इस गंदे और बदहाल से जजीरे पर आने की क्या ज़रूरत है? वो संजीदगी से बोली, मुझे तो ये गंदा और बदहाल जजीरा नहीं लगता, मुझे तो यहाँ दौलत की खुशबू आती है। मैंने कहा, हैरत है। वो धीरे से हंसी। नए आने वाले अक्सर नाक सुकेट कर ये कहते पाए जाते हैं कि यहाँ हर जगह मछली की बू आती है। शायद मछली इस बू में ही दौलत की खुशबू लपेटी हुई है। वो एक बार फिर धीरे से हंसी। बहुत तेज़ नाक है तुम्हारी। ऐसी नाक वाले ख़तरनाक होते हैं। मैं तो बिल्कुल बेज़रर सा आदमी हूँ। हाँ, तभी तुम नहायत सफाई से मेरे सवाल का जवाब गोल करके। मैंने पूछा, तुम यहाँ किस चक्कर में आए हो? वो बगौर मेरी तरफ देख रही थी। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अगर ये उम्मीद दिला रही हो तो फिर तुमसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। फिर मैंने इसकी तरफ झुकते हुए ज़रा राजदाराना अंदाज में कहा, मेरा एक दोस्त है नादिर उर्फ नौजी। मेरा इससे रब्ता टूट गया है और मुझे पता चला है इसका हाथ भी किसी तरह ज़ख्मी हो गया है। मुझे इसकी तलाश है। मुझे ज़रा देर से पता चला कि वो यहाँ आया था, वरना शायद मेरी इससे मुलाकात हो जाती। ऐन मुमकिन है कि वो भी मुझे तलाश कर रहा हो, लेकिन इसे मुझसे रब्ते का तरीका मालूम नहीं है। अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अवध मैं तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। वो एक बार फिर ठंडी सांस लेकर बोली, खिदमत बताई तो तुमने भाग जाओगे? खिदमत की बात तो छोड़ो, ये बताओ ये नादिर उर्फ नौजी कौन है? ये कहना मुश्किल था कि वो अदाकारी कर रही थी या वाकई इसे मालूम नहीं था कि मैं किसकी बात कर रहा था। इसकी आंखों में हकीकी उलझन की परछाइयाँ थी। तुम नादिर उर्फ नौजी को नहीं जानती? खासा मशहूर आदमी है, कासिम बिजली के ख़ास आदमियों में से है। कासिम बिजली के ज़्यादातर आदमियों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन कासिम बिजली के आदमियों को भला क्या शुमार। पता नहीं कहाँ कहाँ इसके किस किस तरह के आदमी मौजूद हैं। तुम जिस आदमी का जिक्र कर रहे हो शायद इसे मैं किसी दूसरे नाम से जानती होंगी। तुम इसका हुलिया बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। मैंने नादिर उर्फ नौजी का हुलिया बयान किया तो सर हिलाते हुए बोली, ओहो, तुम छक्के की बात कर रहे हो? हम इसे नादिर नौजी ये नाम से नहीं, छक्के के नाम से जानते हैं। वो तो सुबह यहाँ आया था, लेकिन मालूम नहीं इसके बाद कहाँ गया। इससे मेरी बात नहीं हुई। वो बहुत जल्दी में मालूम होता था। लगता था कि वो दयानतदारी से बात कर रही थी और मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। इसके जवाब से मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। मैंने जल्दी से पूछा, कोई और भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता? वो कासिम बिजली का आदमी है तो इसी के घर गया होगा। वो बोली, नहीं, वो इसके घर नहीं गया, मैंने मालूम कर लिया है। हाँ, कासिम बिजली के मरने के बाद इसके आदमी आजकल इसके घर से ज़रा दूर दूर ही रहते हैं। वो सर हिलाते हुए कुछ सोचते हुए बोली, मेरा ख्याल है मेरा शौहर तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकता है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई शौहर भी है? मैंने अपनी हैरत को छुपाने की कोशिश नहीं की। क्यों, क्या मैं तुम्हें इस काबिल नहीं लगती कि मेरा कोई शौहर होता? इसने तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखा। अब अगर शौहर मौजूद ही है तो कोई हर्ज नहीं, मौजूद ना होता तब भी ठीक ही था। मैंने सर हिला दिया। वैसे अजीब बात है, हम इतनी बातें कर चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं। नाम तो मेरा कुछ और था, लेकिन वो अब एक भूली बसरी कहानी बन चुका है। अब इस जजीरे पर लोग मुझे सिर्फ चंबेली के नाम से जानते हैं।
ओह, मैं ये कहते कहते रह गया कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार सांवली चंबेली देखी थी। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो बोली, अगर तुम्हें कोई खौफ लाहक ना हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। मुझे अफजल कहते हैं। मैंने अपना सही नाम बता देना ही बेहतर समझा। हम नीची आवाज़ों में बातें कर रहे थे, ताहम मैंने अपना नाम बताते वक्त गैर महसूस तौर पर खनखियों से इधर उधर देखा, कहीं हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था, और ये मेरे लिए हैरत की बात थी। चंबेली वहाँ मौजूद इकलौती औरत थी, ख्वाह इसकी उम्र 40 के करीब थी, और चाहे वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत नहीं थी, मगर बहरहाल औरत थी और एक मखसूस दिलकशी की दौलत से माला माल थी। इस किस्म के अवामी रेस्टोरेंट में तो रंगारंग और फूलदार कपड़ों में अगर मर्द भी बैठा हो तो लोग गर्दनें घुमा घुमा कर इसकी तरफ देखते रहते हैं। चंबेली तो फिर भी ख़ास सी दिलरुबा किस्म की औरत थी। रेस्टोरेंट में ग्राहकों की तादाद भी कुछ ऐसी कम नहीं थी। तकरीबन तमाम मेज़ें भरी हुई थी। गपशप, शोर शराबा और खाना पीना इसी तरह जारी था जिस तरह अमूमन ऐसी जगहों पर होता है। चंबेली जब उठकर मेरी तरफ आई थी, सिर्फ इस वक्त चंद लोगों ने खनकियों से इसे देखा था। काउंटर पर बैठे हुए पगड़ी वाले नौजवान ने भी सर उठाकर हमारी तरफ देखा था, लेकिन इसकी नज़रों में तजस्सुस या इश्तियाक से ज़्यादा बेजारी थी। बाद में इसकी तवज्जो भी हमारी तरफ से हट गई थी। दफतन एक शख्स पानी का जग और एक गिलास उठाए हमारे करीब आ गया। वो बांस की तरह लंबा और सूखा हुआ था। वो धोती वास्कट में था और काला भजंग था। इसकी कमर में खाम था और वो यूँ बेजारी से पाँव घसीट कर चल रहा था जैसे ज़िंदगी इसके लिए एक बोझ हो। इसके पैरों में टूटी चप्पल और सर पर पुराने से कपड़े की मुख्तसर पगड़ी थी। इसकी नाक तोते की चौंक की तरह मुड़ी हुई थी। मैं इसे देख कर ज़रा चौंका, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इसकी शख्सियत में सिर्फ यही एक निशानी नौजी वाली थी। वो मेकअप में होता तब भी नौजी नहीं हो सकता था, क्योंकि नौजी इतना लंबा नहीं था और ना ही ऐसा सूखा सड़ा था। वो बॉडी बिल्डर टाइप था। एक ग्राहक ने इस शख्स को बहरा समझकर मेज़ थपथपाई और इशारे से बुलाना चाहा, लेकिन वो सर झुकाए रेस्टोरेंट की अकबी कोठरियों की तरफ चला गया। चंबेली ने महसूस कर लिया कि मैं इसकी तरफ देख रहा था। इसने गोया वजाहत की, बेचारा गूंगा बहरा है, इसलिए इसने ग्राहक की आवाज़ नहीं सुनी। तो फिर इसे होटल में क्यों रखा हुआ है? मैंने पूछा। वो बहरा है। बहरा नहीं, चंबेली मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही होटल के किसी कोने खुदरे में पड़ा रहता है। इशारों से समझा दिया था। छोटे मोटे काम करता था। मालिक ने खुदा तरसी के जज्बे से रखा हुआ है। वो शख्स एक कोठरी में दाखिल होकर गायब हो चुका था। मैंने इधर से नज़र हटाकर दोबारा चंबेली की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, खैर दफ़ा करो इसे। मैं नौजी की बात कर रहा था। तुम बता रही थी कि तुम्हारा शोहर शायद इसके बारे में कुछ जानता हो। तुम्हारे शोहर से कहाँ मुलाकात हो सकती है? वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हिचकिचाहट अमेज़ लहजे में गोया ज़रूरी तस्दीक करते हुए बोली, दर हकीकत मेरा शोहर नहीं, लेकिन हम जैसी औरतों को बहरहाल कोई इज़्ज़त होती है, इसीलिए मैं इसे अपना शोहर ही कहती हूँ। हालांकि वो इस बात का बुरा नहीं मनाता है क्योंकि इसकी असल बीवी मौजूद है। तो फिर तुम इसकी कौन हो? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। दाश्ता, इसने आहिस्ते से जवाब दिया, बल्कि एक अरसे से तो वो भी नहीं हूँ, बस एक पालतू जानवर की तरह वैसे ही यहाँ पड़ी हूँ। मैं इस वक्त 18 साल की थी जब इसने मुझे दाश्ता बनाया था। वो ख़ुद इस वक्त 42 साल का था। इस वक्त वो तकरीबन 62 साल का है और कई साल से एक हादसे में माजूर होकर बिस्तर पर पड़ा है। इसने मुझे कई साल पहले छुट्टी दे दी थी कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाती, यहीं पड़ी हूँ। मैं बड़ी वफ़ादार दाश्ता हूँ, बीवी से भी ज़्यादा वफ़ादार। वो ख़ुद इस्तेज़ाई के अंदाज में धीरे से हंसी और इसकी हंसी में बड़ी जज्बात खेज़ खनक थी। तुम्हारा शोहर, मेरा मतलब है वो शख्स कौन है? मैंने ज़रा हैरत से पूछा। इस होटल का मालिक, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। वो जजीरे के बहुत पुराने मकामियों में से एक है। इसका ये होटल देखने में मामूली लगता है, मगर वो काफ़ी पैसे वाला आदमी है। ठीक ठाक असर रसूख भी रखता है। फिर इसने शौक़ से नज़रों से काउंटर पर बैठे नौजवान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये इसका बेटा है। अगर इस शख्स से मेरी शादी हुई होती तो ये मेरा सुतेला बेटा होता। अब तुम इसे क्या समझती हो? अब भी तकरीबन बेटा ही समझती हूँ, लेकिन तुम्हारे इस सवाल से कुछ बदमाशी क्यों झलक रही है? इसने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे शोहर से कहाँ मुलाकात हो सकती है? यहीं, इसी होटल के तहखाने में। चंबेली ने जवाब दिया। वो किसी रद्दी चीज़ की तरह तहखाने में पड़ा रहता था। इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। सिर्फ मैं ही कभी कभार जाकर इसका हाल अहवाल पूछ लेती हूँ। कोई और इसकी ज़्यादा खबरगिरी नहीं करता। इस होटल के नीचे भी कुछ बना हुआ है? मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लेते हुए पूछा। ये इमारत तो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। इसके नीचे तो बहुत कुछ बना हुआ था। हालांकि नीचे ज़मीन पथरीली थी और भी बहुत बड़ा अच्छा तहखाना वगैरह बनाया गया था। अब तो कमरों का नाश लग चुका है। इन लोगों ने इससे गोदाम बनाया हुआ है। एक कमरे में मेरा शोहर पड़ा रहता है, इसने बताया। मुझे इससे मिलवा दो, मैंने फरमाइश की। पहले मुझे इससे पूछ कर आना पड़ेगा। वह बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। कुछ मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, लेकिन उम्र बढ़ने और एक अरसे से बिस्तर पर पड़ा रहने की वजह से तो ऐसा हो गया है कि बात पर बात काटने को दौड़ता है। इसलिए भी इसका अपना कुंबा इससे बेजार है और इन्होंने इसे नीचे फेंक रखा है। फिर वो एक नज़र काउंटर की तरफ देख कर बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आती हूँ। वो उठी और पाजेब छनकाती रेस्टोरेंट के अकबी हिस्से की तरफ चले गई। मैंने काउंटर की तरफ देखा। काउंटर पर बैठा नौजवान ग्राहकों से पैसे लेने, बैरों को हदायत देने और इन्हें हल्की फुल्की डांट पिलाने में मसरूफ़ था। इससे गोया इन मामलात के अलावा किसी चीज़ से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि चंबेली की बातों में कितना सच और कितना झूठ हो सकता है।
फ़िलहाल यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। बहरहाल मैं मासूम बनकर इसके साथ काफ़ी के आगे तक जाने के लिए तैयार था। अगर इसमें कोई ख़तरा भी पोशीदा था तो मुझे बहरहाल इसका मुकाबला करना था। ख़तरा मोल लिए बगैर कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। इस होटल से मुझे कुछ पुरअसरारियत की बू आ रही थी। मैंने नज़र बचाकर जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और शफ़ी शाह का नंबर पंच करके नहायत मोहतात अंदाज में इसे कान से लगाते हुए नीची आवाज़ में मुख्तसर इसे सूरत हाल से आगाह किया। बज़ाहिर मैं नाश्ते में मसरूफ़ था, लेकिन दर हकीकत मैं कुछ नहीं खा रहा था। सिर्फ चंद सेकंड बात करके मैंने फ़ोन जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद चंबेली छन छन करती वापस आई तो मैं बेदबी से गाड़ी और ठंडी चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। वो करीब आकर बोली, उठो, मेरे साथ आओ। जानो जानो मीर बहर तुमसे मिलने के लिए राज़ी हो गया है। ये जानो मीर बहर कौन था? मैंने कब रखते हुए पूछा। वही जिसकी मैं रखेल थी। रखेल समझते हो ना? इसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में झांका। अगर पहले नहीं समझता था तब भी तुम्हारी ज़ुबान से सुनने के बाद तो समझ गया हूँ, मैंने उठते हुए कहा। इसका नाम जानो मीर बहर है। हाँ, वो इस होटल के बानी जुम्मा खान मरहूम का बेटा है। मैंने इसे बताया कि शहर से कोई बड़ा सेठ इससे मिलने आया है तो इसकी थकी हुई रूह में ज़रा दिलचस्पी लहर दौड़ गई। तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो मिलने के लिए तैयार हो गया है, वरना वो तो आजकल मुझसे भी मिलना पसंद नहीं करता। तुमसे मिल कर तो बेचारे का दिल भर चुका होगा और अब इससे मिलने का फ़ायदा भी क्या? मैंने इसके रहने में होटल के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसने तीखी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से कहा, वैसे तुमने ये क्यों समझ लिया कि मैं शहर से आया हुआ कोई बड़ा सेठ हूँ? अल्लाह ने मुझे भी दो आँखें दी हैं। बेशक मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसी जजीरे पर गुजरा है, लेकिन मैं इतनी कूड़ मगज़ तो नहीं। यहाँ रहते हुए भी मैं कह सकती हूँ कि मैंने दुनिया देखी है। क्या मैं किसी को हुलिया, गाड़ी और रख रखाव देख कर ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती वो कौन हो सकता है? वो तो ठीक है ज़हीन, तो खैर तुम शायद शहर में रहने वाली औरतों से ज़्यादा हो, लेकिन मेरा मतलब है मैं कोई स्मगलर वगैरह भी तो हो सकता हूँ। मैंने इसके साथ एक कोठरी में दाखिल होते वक्त इससे ये बात कही। आजकल स्मगलर भी तो सेठ ही कहलाते हैं, इन्हें स्मगलर कौन कहता है? हम जजीरे वालों के लिए तो वो ज़्यादा बड़े सेठ हैं। वो अपनी मखसूस मेहरबान मुस्कुराहट के साथ बोली। इसकी नाक में हीरे का लौंग छलमिला रहा था जो इसकी सामने रंगत पर बहुत भला लग रहा था। हम जिस कोठरी में दाखिल हुए थे इसमें अगर कमज़ोर सा एक बल्ब रोशन ना होता तो दरवाज़ा बंद करने के बाद इसमें खूब अंधेरा छा जाता। इस कोठरी में खाली कनस्तर और होटल का दूसरा काट कबाड़ पड़ा था। फर्श और दीवारों पर चिकनाई और मैल चढ़ा हुआ था। मैंने इस लंबे सूखे और कमर खमीदा खाले भजंग शख्स को इसी कोठरी में आते देखा था, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। एक तरफ दीवार के साथ रास्ता कुछ साफ नज़र आ रहा था, शायद इधर से ही लोगों की आमदोरफ्त रहती थी। मैं चंबेली की रहनुमाई में इस रास्ते से एक और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो एक और कोठरी थी जो निस्बतन साफ़ सुथरी थी। इसमें फ़र्श पर दो गद्दे बिछे हुए थे। कुछ दूसरी चीज़ें भी मौजूद थी। लगता था कि इसमें होटल के मुलाजमों की रिहाइश थी। एक तरफ से पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। मैं बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में चंबेली के पीछे चला जा रहा था, लेकिन मेरे असाब तने हुए थे। मेरा हाथ कोट की जेब में गन के दस्ते पर जमा हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे कहीं कोई मुसल्लह या गैर मुसल्लह शख्स नज़र नहीं आया था। रेस्टोरेंट का शोर यकदम ही जैसे कहीं पीछे रह गया था। सलीन ज़दा कोटियों की इस ज़ोर सी रोशन में चंबेली की पाजेब की छन छन मेरे हवा से कुछ दिल फरेब सी सरगोशियाँ कर रही थी, लेकिन मैं इन पर ध्यान दिए बगैर चला जा रहा था। चंबेली बार बार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखती और मेहरबान अंदाज में मुस्कुरा देती, लेकिन मैं इस वक्त बकरात बना हुआ था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर लोहे का एक मजबूत गेट था जो इस वक्त खुला हुआ था। इस मामूली सी जगह पर इतना मजबूत और शानदार गेट मुझे कुछ अजीब सा लगा। इससे गुजरने के बाद मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई इस गेट को बंद करने नहीं आया और ना ही वो खुद ब खुद बंद हुआ। वह दस्तूर खुला रहा। मैंने कदरे इत्मीनान की सांस ली। तहखाने में दाखिल होते ही हम गोया एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पर आ गए। यहाँ फ़र्श और दीवारें मार्बल की थी। एक तरफ दीवार के साथ चंद बोरियाँ और थैले रखे थे। वो आटे और नमक वगैरह की बोरियाँ और थैले मालूम होते थे। शायद ये होटल में इस्तेमाल होने थे इसके, लेकिन इनके इर्द गिर्द भी फ़र्श बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा था। इन बोरियों और थैलों के बावजूद वहाँ की हालत वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर गोदामों वगैरह की होती है। इस कमरे में बोरियों के अलावा कुछ नहीं था। हम एक और दीवार तक पहुँचे। इसमें भी लोहे का एक मजबूत और शानदार गेट लगा हुआ था। ये भी खुला था। अजीब बात यह थी कि तहखाने होने के बावजूद ये घुटन का एहसास कतई नहीं था, जबकि हवा की आमदोरफ्त का कोई ज़रिया भी नज़र नहीं आ रहा था। दूसरे कमरे में पहुंचते मुझे कुछ यूँ लगा जैसे मैं किसी हॉस्पिटल के वार्ड में आ गया था। यहाँ फ़र्श और दीवारों पर लगी हुई मार्बल की टाइलें भी सफ़ेद थी और ज़्यादातर साजो सामान भी सफ़ेद था। हॉस्पिटल जैसा ही लोहे का एक पलंग था जिस पर एक बूढ़ा शख्स गाँव तकिए के सहारे नीम दराज था। इसका बिस्तर भी सफ़ेद था और वो सीने तक एक सफ़ेदी चादर में छुपा हुआ था। वह बूढ़ा ज़रूर था, मगर ऐसा गया गुजरा मालूम नहीं होता था जैसा चंबेली की बातों से अंदाज़ा होता था। इसके तकरीबन सारे बाल सफ़ेद थे और आंखें धुंधलाई हुई थी, मगर इसके चेहरे पर सेहतमंदी की तमाम अलामतें मौजूद थी। इसकी रंगत गंदमी थी, मगर इसमें सेहतमंदाना सुर्खी की झलक थी। इसके पपोटे भारी थे, शायद इसकी वजह कसरत शराब नौशी रही हो, ताहम वो मरीज़ मालूम नहीं होता था। इसके बाजू और गर्दन से ज़रा नीचे तक हिस्सा चादर से बाहर था, लेकिन इसे महज इस हद तक देखकर ही अंदाज़ा होता था कि वह एक मजबूत और कवी उल हब्सा आदमी था।
जवानी में यकीनन क्लासिक की रोमानवी दास्तानों किसी तसव्वुराती हीरो से मुशाबा रहा होगा। इसके बराबर मेज़ पर दवाएं और ज़रूरत का दूसरा सामान पड़ा था। सराहने घंटी भी बेरकी लगी हुई थी। बड़े मियाँ अच्छे भले ठाठ से रह रहे थे, वरना चमेली की बातों से तो मेरे जहन में कुछ और ही नक्शा उभरा था। कोई करीबुल मर्ग बूढ़ा तहखाने की किसी गंदी सी कोठरी में गंदे हाल में पड़ा खांस रहा होगा, खून थूक रहा होगा, और कोई इसका परेशान हाल नहीं होगा। बेड के पास 3-4 उम्दा किस्म की कुर्सियाँ भी पड़ी थी। करीब पहुंचा तो वह मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए भारी कुंजीली आवाज़ में बोला, जानो मीर बहर, तुम्हें खुशामदीद कहता है। अंदाज़ कुछ ऐसा ही था जैसे ज़माना कदीम में कोई बादशाह किसी मेहमान को शर्फ़ मुलाकात बख्श रहा हो। मैंने इससे मुसाफा किया तो एहसास हुआ कि वो बिस्तर पर पड़े हुए किसी बूढ़े का हाथ नहीं था। एक लम्हे के लिए तो मुझे शुबा हुआ कि इसने कहीं सफ़ेद बालों के विक तो नहीं लगा रखे थे, लेकिन ज़रा गौर से देखने पर यकीन होगा कि इसके बाल असली ही थे। इसने मुझे बैठने का इशारा किया। चमेली को इसने यूँ नज़रअंदाज किया हुआ था जैसे वो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। इसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं बैठा तो चमेली भी मेरे बराबर बैठ गई। मैं तुम्हारा पूरा नाम पूछ सकता हूँ? पथरीले दरो दीवार के दरमियान इसकी भारी कुंजीली आवाज़ कुछ और भी बारोब महसूस हो रही थी। अफजल चौधरी। मैंने अब ज़रा खुल जाने का फ़ैसला किया। अगर बूढ़ा मेरी आमद के मकसद से वाकिफ़ था तो मैं इसका रद्दअमल देखना चाहता था। इस नाम का एक आदमी कराची में 5 स्टार होटल का मालिक है। वो पलक झपकाए बगैर बोला, मैं वही हूँ। मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मैं देखना चाहता था कि सच्चाई के ट्रैक पर मेरी गाड़ी कहाँ तक जा सकती थी और इसका क्या नतीजा निकल सकता था। ये बूढ़ा मेरी तवक्कुआत से बहुत मुख्तलिफ था। मैंने फ़ैसला किया था कि इसके सामने गैर ज़रूरी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर नादर उर्फ नौजी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। वो एक डाकू, बदमाश और दहशतगर्द है। जानो मीर बहर ठहरे ठहरे लहजे में बोला, दोस्त हो सकता है। कारोबारी लोगों को कई तरह के लोगों से बना रखनी पड़ती है। मैंने गोलमोल जवाब दिया। बना कर रखना और बात है, दोस्ती और चीज़ होती है। बना कर रखना दर हकीकत मजबूरी और नफ़रत का रिश्ता है। दोस्ती मोहब्बत का रिश्ता। तुम खुलकर बात करो और सच बोलो, तुम्हारा इससे कौन सा रिश्ता है? अभी ये वाज़े नहीं हो सका। आखिरकार मैंने जवाब दिया, क्या तुम इसे मारने आए हो? बदस्तूर मेरी आंखों में झांक रहा था। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता। मैंने अब झूठ का सहारा लेना बेहतर समझा। तो फिर अपनी जेब में मौजूद गन के दस्ते पर से हाथ हटा लो। तुम एक दोस्त के सामने बैठे हो, दुश्मन के सामने नहीं। बूढ़े की गुंजेली आवाज़ में गज़ब का ठहराव था। इसकी आंखें धुंधलाई हुई थी मगर एक्सरे मशीन से कम नहीं थी। इससे मेरी जेब में गन की मौजूदगी का पता चल गया था। मैंने गहरी सांस लेकर जेब से हाथ निकाल लिया। हाँ, अब ठीक है। अब हम शरफा की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। वो तमानिया से सर हिलाते हुए बोला, क्या अब एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी से पूछ सकता है कि वह नादर उर्फ नौजी कहाँ है? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये पेश गोई कर सकता हूँ कि वो जल्द तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम धुन के बहुत पक्के हो। जिस काम का अहद कर लेते हो उसे पूरा करके छोड़ते हो। जिसे तलाश करने का अज़म कर लेते हो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते हो। शायद ऐसा ही हो। मैंने मबहूम लहजे में जवाब दिया, लेकिन मेरी बातों से तुम ये ना समझ लेना कि इससे मैंने पनाह दे रखी होगी। मैं ऐसे फसादी आदमियों को पनाह नहीं देता। इसने गोया वजाहत की। चलिए, मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है? मिल जाएगा, कहीं कहीं जजीरे पर ही होगा। आज सुबह वो ऊपर होटल में आया था, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। इसे मालूम है मैं इसे पसंद नहीं करता। जानो मीर बहर का अंदाज़ गुफ्तगू शहाना सा था। मुझे पता चला है कि वह शहर में फिर कोई संगीन वारदात करके भागा है। शायद इसने किसी अखबारी आदमी को कत्ल कर दिया है और एक पुलिस ऑफिसर को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। मुश्ताक मुदस्सिर के कत्ल खबर अभी किसी अखबार में नहीं छपी थी। शायद किसी में भी नहीं छपी हो। कम अज़ कम ये तो अभी किसी को मालूम नहीं था कि इसे नौजी ने कत्ल किया था। खुद नौजी और इसके एक आध आदमी हवारी के हवाले शायद ये बात सिर्फ मुझे और रहीम गुल को मालूम थी, बल्कि हमें भी क्या मालूम थी, हमने अंदाज़ा लगाया था। आप बहुत बाखबर आदमी हैं जानो मीर बहर साहब। मैंने इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तहखाने में रहता हूँ, कब्र में तो नहीं रहता। इसके होंठ पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इसके चेहरे से इसके दिल का हाल जानना नामुमकिन था। वो बहुत गहरा आदमी था। चमेली या जो भी इसका नाम था मेरे बराबर बिल्कुल खामोश और मुअद्दब बैठी थी। फिर भी आपकी मालूमात काबिल दाद है। हमारे यहाँ तहखानों में तो क्या, वाच टाउज़र में रहने वालों को अपने इर्द गिर्द का कुछ पता नहीं होता। इन लोगों को भी कुछ मालूम नहीं होता, जिनका काम ही मालूमात रखना है, जिन्हें बखबर रहने की तनख्वाह मिलती है। इन्हें खुद अपनी खबर नहीं होती। मैंने कहा। धीरे से हंसा। शायद वो इस नज़रिए के कायल होते हैं कि आगही एक अजाब है, लाइल्मी और बेखबरी में बड़ी राहत है, लेकिन मेरा नज़रिया मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में बाखबर रहने में आफियत है। बहरहाल अगर नौजी ने वाकई कुछ ताज़ा वारदातें की हैं तो इसकी तलाश में पुलिस को आना चाहिए था। तुम क्यों आए हो? आप खाम खा फ़र्ज़ किए जा रहे हैं कि मैं इस सिलसिले में नौजी के पीछे आया था। मुझे इससे कोई और गर्ज है। मैंने कहा ना, अगर कोई इस तक पहुंचने में मदद करे मैं इसकी माकूल खिदमत के लिए तैयार हूँ। रुपए पैसे की बात कर रहे हो? इसकी पेशानी पर शिकने नमदार होगी। हाँ, मैंने जवाब दिया। कितना दे सकते हो? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? मैंने खामोश होकर जायज़ा लिया कि शायद इसकी आंखों में कोई तग़य्युर रोनुमा हुआ हो, लेकिन इनमें मुझे अब भी धुंधलाहट के सिवा कुछ दिखाई न दिया। वो पहली बार बीमारों के से अंदाज में हंकार उभर कर बोला, डियर अफजल चौधरी,
माना कि तुम 5 स्टार होटल के मालिक हो, तुम्हारे होटल के सामने मेरा ये होटल ऐसा ही है जैसे महल के सामने झोंपड़ी, लेकिन तुम इस होटल की हालत पर ना जाना। रुपया मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कमाया है और बहुत गंवाया है, मुझे यकीन है। मैंने मुलायमत से कहा, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन दौलत की ज़रूरत किसी को नहीं होती, बल्कि दौलतमंदों को शायद दौलत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी मुखबर का किरदार अदा नहीं किया। वो हाथ हिलाकर गोया इस मौजू को ख़त्म करते हुए बोला, अगर मुझे मालूम होता कि नौजी इस वक्त कहाँ है तो मैं तुम्हें मुफ्त में ही बता देता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम क्यों इसके चक्कर में हो। खैर, फ़िलहाल इन बातों को छोड़ो, ये बेहुदा बातें तो ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी। मैं इनमें उलझ कर अदाब मेज़बानी भी भूल गया। इसने चंबेली को इशारा किया। वो बड़े मुस्तैद अंदाज में मुझसे मुखातिब हुई, आप क्या पीना पसंद करेंगे? जानू ने गोया वजाहत की, इस दरवेश के डेरे पर दुनिया की बेहतरीन शराबें दस्तयाब हैं, लेकिन ये दरवेश शराब नहीं पीता। मैंने अपनी तरफ से इशारा करते हुए कहा, तो फिर अफजल साहब को चाय पिलाओ। जानू ने चंबेली को हुक्म दिया, नहीं, मैं चाय भी नहीं पीऊँगा। मैंने जल्दी से कहा, मैं ऊपर होटल में नाश्ता करके आया हूँ, चाय भी पी चुका हूँ, छोड़ो होटल की चाय को। जानू हाथ हिलाकर बोला, वो कोई चाय तो नहीं होती, मुख्तलिफ नमूनों की मैल कुचैल का मलगूबा होता है। अपने होटल की चाय वगैरह तो मैं खुद नहीं पीता और ना ही वहाँ का खाना खाता हूँ, वो सिर्फ पब्लिक के लिए है। मैंने मुलायमत से पूछा, क्या करें, कारोबार की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तुम पब्लिक के गम में मुब्तला मत हो और उम्दा किस्म की चाय पियो। श्रीलंका से बराह रास्त आई है मेरे पास। ये किस्म बाज़ार में फ़रोख्त होती है, यहाँ पेश नहीं की जाती। इसने चंबेली को इशारा किया और साइड टेबल पर रखे खूबसूरत बड़े थर्मों से नहायत साफ़ सुथरे बेशकीमत और नफीस कप में चाय डालने लगी। उधर हकीकत एक वैक्यूम जग था और बटन दबाने पर इसकी टूटी से चाय कप में मुंतकिल होने लगी थी। चाय से भाप उठ रही थी और इसकी मुनफरद सी महक कमरे में फैल गई थी। मुझे चाय काफ़ी वगैरह का दर हकीकत कोई शौक़ नहीं था और ना ही मुझे कोई ख़ास तलब होती थी। मैं अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चाय महज शुगल के तौर पर पी लेता था। चंबेली ने एक कप भरकर मेरी तरफ बढ़ाया, फिर इस वैक्यूम जग में से वैसा ही दूसरा कप भरकर जानू को पेश किया। कप देने से पहले इसने जानू को सहारा देकर ज़रा ऊपर किया ताकि वो गाँव तकिए के सहारे बैठ सके, लेकिन वो सही तौर पर टेक लगाकर बैठने के काबिल भी नहीं था। ताहम किसी हद तक इस पोजीशन में आ गया था कि चाय पी सके। चंबेली ने एक डब्बे से बिस्किट भी एक प्लेट में निकाल कर तपाई पर मेरे सामने रख दी है और जानू मेरी बहन ने मेरी मालूमात में इजाफा किया, ये हॉलैंड के बिस्किट हैं। तुमने बेशक दुनिया घूमी होगी, शायद हॉलैंड भी गए होगे, लेकिन ये बिस्किट तुम्हें हॉलैंड भी नहीं मिले होंगे। मैंने इसे बताना चाहता था कि मैं इतना फारिगुल बाल भी नहीं कि हॉलैंड जाता तो वहाँ किसी मखसूस ब्रांड के बिस्किट तलाश करता फिरता, लेकिन इखलाकन मुझे ऐसी कोई बात करने की बजाय थोड़ी सी मरऊबियत का मुजाहरा करना पड़ा। मुरव्वत भी आखिर कोई चीज़ होती है। मैंने महसूस किया कि शायद जानू मीर बहर भी इन्हीं लोगों में से था जिन्हें अपनी हर चीज़ के बारे में ये बताने का कॉम्प्लेक्स होता है कि ये फ़लाँ जगह की है, ये फ़लाँ जगह से आई है, ये ख़ास तौर पर इनके लिए बनाई गई है। बल्कि बाज़ लोग तो अपने तन पर मौजूद कपड़े के बारे में ये सबसे पहले यही बताते हैं कि इतने रुपये गज़ का है। इन्हें इससे गर्ज नहीं होती कि वो इनके वजूद पर जच रहा है या नहीं। वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कपड़ा महंगा है तो वो ज़रूर इसमें खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। कभी कभी ऐसे लोगों का दिल रखने के खातिर मरूब नज़र आना पड़ता है। मैंने इस वक्त तक कप होंठों से नहीं लगाया जब तक जानू कई चुस्कियाँ लेते नहीं देख लिया। वो इत्मीनान से चुस्कियाँ ले रहा था। इसके अंदाज से किसी किस्म की एहतियात पसंदी ज़ाहिर नहीं हुई, इसलिए मैंने भी धीरे धीरे चाय पीना शुरू कर दी। चाय अच्छी मालूम होती थी, लेकिन मैं चूँकि चाय नोशी का कोई ख़ास ज़ौक़ नहीं रखता था, इसलिए इसकी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं कर सका। वैसे भी मैं यहाँ चाय नोशी के लिए नहीं आया था, मेरा जहन नौजी में अटका हुआ था। मेरा दिल कह रहा था कि ये बूढ़ा मुझे नौजी का अता पता बता सकता है, लेकिन मैं नौजी से इसके ताल्लुक़ की नौयत समझने से कासिर था। इसलिए मैं ये फ़ैसला करने से भी कासिर था कि इससे नौजी के बारे में मालूम करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। लालच का हरबा मैं इस्तेमाल करके देख चुका था, इसका मुझे कुछ असर नज़र नहीं आया था। मैंने इब्तिदा में अपने आप को नौजी का दोस्त ज़ाहिर करने की जो कोशिश की थी वो तो बिल्कुल ही नाकाम रही, लेकिन ये लोग नौजी के कोई ख़ास हमदर्द भी मालूम नहीं होते थे, वरना शायद इनका रवैया मुझसे इतना अच्छा ना होता। मुझे इसका दुश्मन समझ कर खटक जाते, या फिर शायद वो भी अभी उलझन में थे, फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं नौजी का दोस्त था या दुश्मन। मैंने चंबेली की तरफ देखा, तुम चाय नहीं पी रही? मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती, इसने संजीदगी से जवाब दिया। अब इसके चेहरे पर इस शौक़ी और नज़रों में इस आवारगी का हुस्न तक नहीं था जो मैंने रेस्टोरेंट में मौजूदगी के दौरान देखा था। जानू अब कब तकरीबन चौथाई खाली करने के बाद गपशप से अंदाज में बोला, अफजल साहब, मैंने सुना है कि आपके भी ट्रॉलर भी चलते हैं? जी हाँ, चलते तो हैं। मैंने इसकी तरवीद करना मुनासिब समझा। वो कमबख्त अगर तहखाने में बैठकर इतना बाखबर हो सकता है तो घर से निकल कर न जाने क्या गज़ब घटाता होगा। मेरे कबीले की असल लाइन भी माही गिरी थी, इसने यही कहा, लेकिन मेरी औलाद के ज़माने में हमारे ख़ानदान से यह काम ख़त्म हो गया है। फिर वो मुझे बताने लगा कि ट्रॉलर के ज़रिए फ़िशिंग में नया मसाइल पैदा हो चुके हैं। मुझे इससे भी कोई दिलचस्पी नहीं, मेरा ये कोई ख़ानदानी काम नहीं था और ना ही मैं इसकी निगरानी पर था। मैं तो बस इसमें एक तरह का फाइनेंसर था। मेरी ये ज़ेली और मेरे हिसाबात में कुछ मुनाफा जमा करा देती है और बस। वो न जाने क्या कुछ कहता रहा। मेरा ध्यान अब इसकी बातों पर से हट चुका था। मुझे कुछ यूँ महसूस होने लगा था कि मैंने यहाँ आकर वक्त ज़ाया किया था, ख़ाम खा अपने आप को उलझाया था।
मैंने इसके सामने ज़रा बड़े घूंट भरने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि अब जल्द अज जल्द इस बूढ़े से जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। वो मुझसे पूछ रहा था, अफजल साहब, क्या आपको यकीन है कि आपके ट्रॉलर सिर्फ फ़िशिंग में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी और काम में नहीं? हाँ, मुझे यकीन है, लेकिन आपको ये पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आई? गैर हाजिर मालिकों के ट्रॉलर बाज़ औक़ात दूसरे कामों में भी इस्तेमाल होने लगते हैं, मालिकों को पता भी नहीं होता। मैंने सुना है कि आपका असल बिज़नेस और हेड ऑफिस लाहौर में है। आप ख़ुद भी ज़्यादातर वहीं रहते हैं। इस सूरत में आपको अपने ट्रॉलरों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, बशर्त ये कि आप खुद दूसरे कामों में दिलचस्पी न रखते हों। जी नहीं, मैं किसी दूसरे काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि मैं फ़िशिंग में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता। वो तो बस कुछ वक्त ऐसा आया है कि मैंने इस शोबे में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। मेरी हैसियत अब भी तकरीबन इन्वेस्टर ही की है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम होता है कि मेरे कौन से बिज़नेस में क्या हो रहा है। मेरा जो रेजिडेंट डायरेक्टर यहाँ मेरे तमाम बिज़नेस को देखता है, इसके होते हुए मेरे किसी शोबे में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, और ना ही मुझे खुद दूसरे कामों में कोई शौक़ है। मेरे पास सीधे रास्तों से जो कुछ आ रहा है वही मेरी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। मैं इसे संभाल नहीं पाता। मुझे टेढ़े रास्तों की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? आप पहले आदमी हैं जो अपनी दौलत को अपने लिए काफ़ी करार दे रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो जैसे दौलत का चस्का लग जाए उसे कारों के ख़जाने भी मुतमईन करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकते। जानू मुस्कुराया। ये एक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं। खुदा का शुक्र है मैं इस बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, मैंने कप खाली करके रखते हुए कहा। मैं महसूस कर रहा था कि मैं कुछ सुस्त पड़ रहा था, शायद बोरियत की वजह से ऐसा हो रहा था। मैं यहाँ ऐसी गुफ्तगू करने नहीं आया था जैसी जानू मीर बहर कर रहा था। मैंने एक बार फिर नौजी के तसव्वुर से अपना लहू गरमाने की कोशिश की। मेरे हाथ इस शख्स की गर्दन तक पहुँचने के लिए बेचैन थे। मैंने एक बार फिर जानू को इस मौजू पर लाने की कोशिश की। क्या आप मेरी थोड़ी बहुत भी रहनुमाई नहीं कर सकते कि नौजी कहाँ मिल सकता है? मेरा ख्याल है वो जजीरे पर कहीं मौजूद है। अगर वो जजीरे पर भी मौजूद हो तो जल्द या बदीर इसके बारे में कोई ना कोई इत्तला आ जाएगी, बल्कि ऐन मुमकिन है वो खुद आ जाए। ऐसी जल्दी भी क्या है? आप जैसे लोग हम जैसे गुमनाम और मामूली लोगों के पास रोज़ रोज़ तो नहीं आते। गपशप हो रही है, लुत्फ़ आ रहा है। लुत्फ़ शायद इसे आ रहा था, मुझे हरगिज़ नहीं आ रहा था। मेरे सोने को जी चाह रहा था, जो मेरे लिए भी हैरत की बात थी। मैं तो ख़ास हालात में 2-3 दिन और रातें सोए बगैर आसानी से गुजर सकता था, लेकिन ये अचानक इतनी नींद कहाँ से आ गई? हाथ पैरों में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी, लेकिन ये मेरा जहन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे चाय में कुछ मिला कर दिया गया था। मैंने चंबेली पर नज़र रखी कि वो हाथ की सफाई न दिखाने पाए, और इसने कोई मशकूक हरकत भी नहीं की थी। चाय बनी बनाई थी और वैक्यूम जग एक ही था। इसमें से जानू मीर बहर ने चाय पी थी और मुझसे भी पहले ख़त्म की थी, लेकिन वो इस तरह मुस्तैद बैठा था जबकि वो उम्र रसीदा और मरीज़ था। अचानक ही मुझे अपना सर घूमता महसूस हुआ और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब मुझे यकीन हो गया कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर था। इस तरह हुआ था। फ़िलहाल ये सवाल ज़्यादा अहम नहीं था, इसलिए अपना बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी था। जानू ने दर हकीकत अब तक मुझे बातों में लगाया हुआ था। मैं तेज़ी से जेब में हाथ डाला, लेकिन मुझे खुद भी एहसास हुआ कि मैं जिसे तेज़ी समझ रहा था वो दर हकीकत स्लो मोशन था। मेरी फुर्ती को न जाने क्या हो गया था। मेरे अपने हाथ पाँव मेरे काबू में नहीं थे। मैंने जेब से गन निकाल कर हाथ ऊंचा किया तो एहसास हुआ कि मेरे हाथ में कपकपी थी और मामूली वज़न का पिस्टल मुझे मशीन गन से ज़्यादा वज़नी महसूस हो रहा था। इससे पहले कि मैं जानू का निशाना ले पाता, चंबेली ने मेरी कलाई पर हाथ मारा। इसका स्टाइल मेरे शल होते हुए जहन को भी हैरान करने के लिए काफ़ी था। अनपढ़ और खाना बदोशी नज़र आने वाली वो औरत यकीनन कराटे की माहिर थी। मशीन पिस्टल मेरे हाथ से छूटकर मार्बल के फर्श पर गिरा और फिसलता हुआ दूर चला गया। चमेली मुझ पर दूसरा वार करने के लिए एक ख़ास पोज में खड़ी थी, जिस तरह जोडो कराटे के खिलाड़ी नुमाइशी मुकाबलों के दौरान खड़े होते हैं। मेरा बाजू मेरे पहलों में झूल गया था। मुझे अपनी कलाई में सिर्फ हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई थी। जहन के साथ साथ गोया जिस्म भी तेज़ी से चल हो रहा था। मैंने सर झटक कर अपने हवास पर काबू पाने और अंधेरे को जहन से दूर रखने की एक आखिरी कोशिश की। अपनी तमाम तर क़ुव्वत इरादी को किसी एक नादीदा नुक्ते पर मज़कूर करने की कोशिश करते हुए मैं अपनी दानश में खासी तेज़ी से उठा। मुझे सही तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यह एहसास था कि चंबेली मुझे उठते देखकर कराटे का दूसरा वार करेगी। मैंने इसका हाथ हरकत में आते तो देख झुकाई देते हुए इसे कराटे का जवाबी हाथ रसीद करने की कोशिश की। मखातिर का अंदाज में वार तो नहीं कर सका, और ना ही इसको इस वक्त मुझे अपने जिस्म में वो क़ुव्वत महसूस हो रही थी जो मुझे ताकत तरीन इंसानों के साथ बेखौफी से भर जाने का हौसला देती थी। ताहम मेरी इस कोशिश का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वह चंबेली के वार से बच गया और वो मेरा चिढ़ता हुआ सा हाथ पड़ने पर भी दूर जा गिरी। मैं कुर्सी का सहारा लेते हुए उठा और जानू मीर बहर की तरफ घूमा। मुझे इसकी शक्ल धुंधली और बुरी तरह हिलती नज़र आई, लेकिन इसके हाथ में मौजूद बदसूरत सी गंध साफ दिखाई दी, जिसका रुख मेरी तरफ था। मैं उछल कर इस पर गिरना चाहता था, लेकिन मैंने अब अपने आप को बाज रखा। मैंने चंबेली के रहनुमाई में इस होटल के तहखाने में आने के लिए रवाना हुआ तो 5-10 मुसल्लह आदमी से तनहा मुकाबला करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल की मुझे तवक्का नहीं थी। मैंने डूबते जहन से फ़ैसला किया कि मुझे चंबेली और जानों से उलझने के बजाय यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी। मेरे जिस्म से तवानाई यूँ ख़त्म हो रही थी जैसे वोल्टेज तेज़ी से डाउन होने पर कोई बल्ब बुझ रहा हो। मेरी आंखें फाड़ता गिरता दरवाजे की तरफ लपका। किसी भी लम्हे मुझे अपने अक़ब में फ़ायर का धमाका सुनाई देने की तवक्का थी, लेकिन मैंने इस मामले में अपने आप को तन बतकतीर छोड़ दिया।
मेरा ख्याल था कि मैं अगर अरे तौर पर इधर उधर लहरा रहा था इसलिए गोली से बच जाऊँ। मैं कमरे के दरवाजे से निकलने में कामयाब हो गया और कोई गोली मेरे जिस्म पर वैस नहीं हुई। फायर के धमाके की बजाय मेरे अक्ल में जानू का कहका गूंजा। मार्बल की दीवारों के दरमियान इस तरह इस कहके की बाज़गश सुनाई दी जिस तरह कुआं में सुनाई देती है। वापस आ जाओ अफजल डियर, वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जानू की आवाज़ गोया मुझे बहुत दूर से सुनाई दी। मैं अंधों की तरह गिरता पड़ता गेट की तरफ बढ़ता चला गया। हालांकि मुझे एहसास था कि जानू किसी भी लम्हे मुझे रोकने के लिए गोली चला सकता था, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त मुझे गोली की ज़्यादा परवाह नहीं थी। जानू ने गोली नहीं चलाई। जब मैं गेट तक पहुंचा तो मुझे इसकी वजह भी मालूम होगी। गेट बंद था और ये बात यकीनन जानू को मालूम थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर इतने इत्मीनान से बैठा था। शायद इसके आगे दूसरा गेट भी बंद हो चुका था। जब मैं जानू और चंबेली के पास बैठा था तो गेट बंद होने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैंने अपने नीम मुर्दा हाथों से गेट को धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी जगह से जंबिश तक ना की। लेकिन मेरी टांगों में अब भी मेरा वज़न उठाने की सकत नहीं रही थी। टांगें खुद ब खुद दोहरी होती चली गई। मेरे हाथ गेट पर फिसलते हुए नीचे आ गए। सेकंड बाद मैंने अपने आप को घुटनों के बल बैठे पाया। मेरा जहन इस वक्त गोया एक बर्फ़ पोश चट्टान बन चुका था जिस पर तेज़ी से मज़ीद बर्फ़ जमती जा रही थी। मैंने बहुत सर झटका अपनी क़ुव्वत इरादे को काम में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। दहन बदस्तूर चल रहा और अंधेरे में डूबता चला गया। मैं गेट का सहारा लेकर भी ना उठ सका। मेरी गर्दन खुद ब खुद झुकती चली जा रही थी, हत्ता कि मेरी ठोड़ी तकरीबन सीने से जा लगी। मुझे गोया गहरी नींद आ रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों बाजू पकड़कर मुझे उठाया जा रहा था। मेरे पपोटों के साथ गोया किसी ने बहुत भारी वज़न बांध कर लटका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें ज़रा खोल कर और ज़रा ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की। चंबेली और जानू मेरे दाएं बाएं मौजूद थे। वो इन बगलों से हाथ देकर मुझे उठा रहे थे। जानू बिल्कुल सही तरीके से अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। वही जानू जो चंद लम्हे पहले बिस्तर पर दराज और जिसके बारे में चंबेली ने मुझे बताया था कि बरसों पहले वो हादसे में माजूर होकर साहिब फराज था। मुझे इसका चेहरा बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था, फिर भी मैं इसके होंठों पर मुस्कुराहट देख सकता था। फिर मुझे खफीफ सा एहसास हुआ कि कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। चेहरा गोया सुन्न हो चुका था। मुझे नहायत मामूली सा लिमस महसूस हुआ था। मैंने गर्दन ज़रा घुमाने की कोशिश की। वो चंबेली थी जो मेरे चेहरे पर मुशफ़िकाना अंदाज में हाथ फेरते हुए कह रही थी, कहाँ जा रहे हो मेरे चाँद, चलो अंदर चलो। तुम जैसे लोग यहाँ रोज़ रोज़ तो नहीं आते। हमने सुना था कि तुम बड़े शहज़ोर हो, बड़े होशियार, बड़े फुर्तीले हो। आदमी बहुत है तुम्हारे पास। तुम्हें काबू करना शेर को काबू करने के बराबर है, लेकिन तुम तो चींटी की तरह हमारे हाथ आ गए। इसकी आवाज़ मुझे बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी, बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मेरा नाकारा जहन इस वक्त भी सिर्फ एक ही सवाल में फंसा हुआ था। मैं वो सवाल इससे करना चाहता था मगर मेरी ज़ुबान गोया लकड़ी की हो गई थी। मैंने बमुश्किल इसे हरकत दी। तुमने चाय में जो कुछ मिलाया वो कैसे मिलाया? मुझे चंबेली की हंसी बहुत दूर की बातगश की तरह सुनाई दी। वो शायद जानू से मुखातिब हुए। इस हालत में भी इस शख्स को सवाल करने की सूझ रही है। जानू हंसा। फिर मुझे इसकी मधम सी आवाज़ सुनाई दी। ये एक ताकतवर जहन की निशानी है। चंबेली ने शायद मुझ पर रहम खाते हुए मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस तरह के शोबदे हमारी जेबों में पड़े रहते हैं। मैंने चाय में कुछ नहीं मिलाया था, पहले ही से मिला हुआ था। थर्मोस में 2 बटन थे, अंदर से वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक बटन दबाने से एक हिस्से से चाय निकलती है, दूसरे बटन दबाने से दूसरे हिस्से से। दोनों बटन साथ हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसका एहसास नहीं होने दिया। अब क्यों पूछ रहे हो? अब क्या फ़ायदा? मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा था और ना ही कोई जवाब देने के काबिल था। इसकी आवाज़ भी लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। आखिरी एहसास मुझे बस ये हुआ कि मुझे घसीट कर वापस ले जा रहे थे। इसके बाद मेरे जहन का कमा मदम पढ़ते पढ़ते बिल आखिर बुझ गया और मेरे हवास पर मुकम्मल तारीकी छा गई। मालूम नहीं वो कितनी देर में दुनिया माफिया से बेखबर रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पपोटे हरकत कर रहे थे और मुझे इनको हरकत देने में कोई ख़ास दुश्वारी भी पेश नहीं आ रही थी। मैंने कई बार आंखें बंद की और खोली, लेकिन मेरे इर्द गिर्द छाई हुई तारीकी दूर ना हुई। पहले तो इस अंदेशे से मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं कि शायद मेरी बिनाई चली गई थी। मैंने बेख्तियार आंखें मलने की कोशिश की, हाथों को हरकत दी और इस एहसास से मुझे खुशी हुई कि हाथ भी आज़ाद थे और हरकत भी कर रहे थे। क्योंकि जहन और जिस्म पर कुछ ऐसा बोझलपन ज़रूर तारी था जैसे बहुत ज़्यादा पी पिला के सोने के बाद बेदार होते वक्त महसूस होता है, लेकिन यह कैफियत इस कैफियत से तो लाख दर्जे बेहतर थी जो बेहोश होने से पहले थी। मैंने टांगों को हरकत दी तो इन्हें भी आज़ाद पाया। अब तो मेरे दिल में बाकायदा गुदगुदी सी होने लगी। क्या वाकई कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान थी या मैं आलम बेहोशी में भी कोई ख्वाब देख रहा था? इस दौरान मैं आंखें मल चुका था और मुझे एहसास हो रहा था मेरे इर्द गिर्द फैली हुई तारीकी इतनी गहरी भी नहीं थी जितनी पहले महसूस हुई थी। वो मुलगजा अंधेरा था और एक तरफ कुछ छुरियों से रोशनी की बारीक सी लकीरें अंदर आ रही थी। इसका मतलब था कि मेरी नज़र काम कर रही थी, लेकिन मैं कहीं तारीकी में पड़ा था। मैंने हाथ पैरों को ज़रा और अच्छी तरह हिला जुला कर देखा। अपने आप को तकरीबन ठीक महसूस कर रहा था, जिस पर मुझे हैरत थी। क्या वो दवा के असरात इतनी जल्दी दूर हो गए थे? मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि मैं ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहा था। ताहम ये कोई यकीनी बात नहीं थी। होश में आने या बेदार होने पर कोई भी सही तौर पर नहीं बता सकता था वो कितनी देर बेहोश या सोया रहा। मैंने घड़ी देखकर अंदाज़ा करना चाहा तो अपनी कीमती घड़ी कलाई से गायब थी।
मैं आहिस्ते से उठ बैठा। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। अब मैं काफ़ी बेहतर तौर पर देख सकता था। वो एक तंग सी कोठरी थी, तहखाना टाइप ही मालूम होती थी, लेकिन ये जगह वैसी साफ़ सुथरी नहीं थी जैसा जानू के होटल का तहखाना था। यहाँ सेलिन और अरसे से जमी हुई रहने वाली मिट्टी की बदबू मौजूद थी। शायद मुझे खुद भी मिट्टी में लथड़ चुका था। मेरे इर्द गिर्द दीवारों के साथ किचन के कुछ ऐसे थैले ऊपर तले रखे थे जैसे आटे के होते हैं, लेकिन वो यकीनन आटे के नहीं थे। कुछ कार्टन और लकड़ी की पेटियां भी थीं। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर हुई कि वहाँ पेट्रोल के कुछ बैरल भी मौजूद थे। ना जाने वो वहाँ किस मकसद के लिए रखे गए थे। मुझे भी शायद किसी बोरी या थैले ही की तरह कहीं घसीटा गया था और फिर यहाँ लाकर फेंका गया था। कई जगह से मेरी हड्डियाँ दुख रही थी, कहीं कहीं से जिस्म छिला छिला सा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी नकाहत दूर करने के लिए पहले सांस की मशकों के ज़रिए अपने तवानाई बहाल की, फिर उठकर कोठरी के दरवाजे पर जाने का इरादा कर रहा था कि ठटक कर रह गया। बाहर कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी जैसे किसी ने दिया सलाई रोशन की हो। एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकत होकर रह गया। बाहर जब मज़ीद कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो मैं बेदबे कदमों दरवाजे तक पहुँचा और एक झिरी से आँख लगा कर देखा। दरवाजे के ऐन सामने तंग सी एक सीधी गली थी जिसके इख्तिताम पर सीढ़ियाँ ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। राहदारी नुमा इस गली की छत में पुराना सा एक बल्ब लटका हुआ था जो कमज़ोर और जर्द रोशनी दे रहा था। इस गली में दरवाजे से ज़रा ही दूर स्टूल पर एक शख्स दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसके होंठों में सिगरेट दबी हुई थी। एक लम्हा पहले यकीनन इसने माचिस की तीली जलाकर सिगरेट सुलगाई थी। इसके कंधे पर क्लाशनिकोफ मौजूद थी। यह भी अच्छा ही हुआ था कि मैंने होश में आने के बाद नादानस्तगी में कोई आवाज़ नहीं निकाली थी और ना ही किसी चीज़ को छेड़कर खिड़की खड़पड़ की थी, वरना इसे यकीनन इल्म हो जाता कि मैं होश में आ चुका था। कुदरत ने मुझे संभलने का जो मौका फ़राहम किया था वो मेरे हाथ से निकल जाता। मैंने जरी से अतुल इम्कान सही तौर पर इस शख्स का जायज़ा लेने की कोशिश की। वो मजबूत और दराज कद नौजवान स्याह शलवार कमीज़ में था। मैं इसका चेहरा साफ सिर्फ एक साइड से देख सकता था, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपने ही किसी ख्याल में मगन बैठा और इस बड़े मसरूर अंदाज में सिगरेट के कश ले रहा था। मैं अभी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो दरवाज़ा खुला था या बाहर से कुंडी ताला वगैरह लगा हुआ था। मैं दरवाजे को ज़्यादा हिला जुला कर भी नहीं देख सकता था। अगर नौजवान ज़रा सा भी खटका सुन लेता तो वो फ़ौरन होशियार हो सकता था। मैं सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला मिल जाए तो इसे काबू में करने की कोई तदबीर की जाए। मैं अभी इसी चक्कर में था कि सीढ़ियों पर किसी के वज़नी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई धम धम करता नीचे आ रहा था। मैंने दरवाजे को बेआवाज़ तरीके से हिलाने जलाने की कोशिश तर्क कर दी और अपनी जगह साकत हो गया। सीढ़ियों में से एक भारी भरकम शख्स उतरता दिखाई दिया। इसके कंधे पर भी क्लाशनिकोफ झूल रही थी। वो लहीम और शशीम ज़रूर था, लेकिन थल थल करते जिस्म का नहीं था। गेंडे की तरह मजबूत नज़र आ रहा था। वो भी गहरे रंग की शलवार कमीज़ में था। गले में मफलर था। वो ज़रा पक्की उम्र का था। इसने दूर ही से उखड़े उखड़े लहजे में नौजवान से पूछा, अरे तूने इसके हाथ पाँव बांध दिए थे? मैं कैसे बांधता, मेरे पास रस्सी नहीं थी। नौजवान ने कदरे बेजारी से जवाब दिया। इसे ना जाने किन ख्यालात से दुनिया से बाहर आना पड़ा था। वो इस पर खुश नहीं था। लहीम शहीम शख्स ने इसे एक मोटी सी गाली दी और गुस्सीले लहजे में बोला, अरे रस्सी नहीं थी तो किसी को बोल देता, मंगवा लेता। सिर्फ रस्सी न होने की वजह से तूने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। मैं किसको बोलता, सब तो ऊपर चले गए हो। नौजवान ने जवाब दिया। अबे तो खुद ऊपर आ जाता, लहीम शहीम शख्स कर रहा। मुझे जानू ने हुक्म दिया था कि मैं इधर से ना हिलूँ। नौजवान ने जवाब पेश किया। मोटे ने जानू को भी इसकी अदम मौजूदगी में एक मोटी सी गाली से नवाजा और बरहमी से बोला, तुम लोगों में अकल नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। नौजवान नागवारी से बोला, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? जानू ने कहा था ना, अभी वो देर तक होश में नहीं आएगा। हाँ, जानू को तो गैब की बातों का भी पता होता है। मोटा बदस्तूर गुस्से से बोला, अरे पागल के बच्चे, एहतियात भी तो कोई चीज़ होती है। मैं रस्सी लेकर आता हूँ। वो वापसी के लिए मुड़ा। नौजवान हिचकिचाते हुए बोला, अब इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है? 2-4 मिनट बाद तो इसको उठाकर ऊपर लेकर चलना है, फिर तो इसको मछलियों नहीं खाना है। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में अब इसके हाथ पांव बांधने की कोई ज़रूरत नहीं रही? तुम चाहते हो कि जब हम इसको समंदर में फेंकें तो इसे होश आ जाए और वो आराम से हाथ पांव मार कर ऊपर आ जाए और तैरता हुआ किसी किनारे पर पहुंच चला जाए? गधा कहीं का। साईं तो कह रहे थे इस दफ़ा नया तरीका इख्तियार करेंगे। इसको सीमेंट के पाइप में डालेंगे, पाइप को दोनों तरफ से बंद करेंगे, फिर समंदर में फेंकेंगे। नौजवान को जैसे याद आया। वो चाहते हैं काफ़ी अरसे तक किसी को इसकी हड्डी भी ना मिल सके। मेरा ख्याल है ऐसी पैकिंग के बाद तो इसे मछलियाँ भी नहीं खा सकेंगी। हाथ पाँव बांधने तो फिर भी ज़रूरी है ना। पाइप टूट भी सकता है, इसका मुंह खुल भी सकता है। तुम तो ज़िंदगी भर गधे के गधे ही रहोगे। तुम्हें कभी अक्ल नहीं आएगी। पता नहीं कौन तुम्हें इस तरह के अहम कामों में बुला लेता है। तुम्हें तो अभी सही तरह से झींगे पकड़ने भी नहीं आए। वो वापस सीढ़ियों की तरफ चला गया। नौजवान नागवारी से छलक झड़क कर दोबारा स्टूल पर बैठ गया। जाहिर था ये बहस मुझ बंदा नाचीज़ के बारे में हो रही थी, जो दरवाजे के पीछे खड़ा न सिर्फ ये सारा प्रोग्राम सुन रहा था बल्कि इन दोनों को देख भी रहा था। और दोनों जब बातों में उलझे हुए थे तो मैंने दरवाजे को बेआवाज़ तरीके से ज़रा हिला जुला कर ही अंदाज़ा भी कर लिया था कि बाहर इसका बुलेट चढ़ा हुआ था।
वैसे तो दरवाज़ा पुरानी साख्त का और कमज़ोरी मालूम होता था, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे अपने कंधे के 1 या 2 टुकड़ों से तोड़ने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि नौजवान के कंधे पर क्लाशनिकोव मौजूद थी। मेरे दरवाज़ा तोड़कर निकलने और इस तक पहुँचने से पहले ही मेरा काम तमाम हो सकता था। मैं सब्र और सुकून से इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हे के बाद मोटा लौट आया। इसके हाथ में रस्सी का लच्छा था। 2 कदम दूर से ही इसने नौजवान की तरफ उछाल दिया और वापसी के लिए मुड़ते हुए बोला, ज़रा अच्छी तरह बांधना, सुना है आदमी ख़तरनाक है, तुम भी ज़रा मेरे साथ आ जाओ ना। नौजवान उठते हुए बोला, 1 से 2 भले रहेंगे, काम भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मुझे और कोई काम नहीं? मोटा ज़रा गड़बड़ा कर बोला, इसमें कौन सी देर लगेगी यार। नौजवान ज़रा मिन्नत से बोला, कमबख्त मेरे काम को मुश्किल बना रहा है। आखिर मोटा गोया बादल नौखास्ता इसके साथ कोठरी की तरफ बढ़ा। मैंने जल्दी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। यूँ तो मुझे भरोसा था कि नौजवान की कनपट्टी पर मेरा कराटे का एक भरपूर वार भी कारगर साबित हो सकता है, लेकिन मैं ज़रा सा भी ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। और ख़तरा बहरहाल बढ़ चुका था, क्योंकि वो 1 से 2 हो चुके थे। भारी भरकम शख्स नौजवान के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक मालूम होता था। मुझे कोने में शराब की 2-3 खाली बोतलें पड़ी नज़र आई।